वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर टू चार्जेस और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए हमने, और दोनों चार्ज कंसिडर किए अगर हम उनको एक्सिस पे कंसिडर करें तो उनके कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर्स होंगे। यहां तक समझ आ गया था R1 और R2? ये भी समझ नहीं आया? ठीक है, जिसको नहीं आया हो वो बीच में बोल दे करे बेटा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया था F12 और F21, दो फोर्सेस कंसिडर की थी हमने। तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं अगर वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में बोलें, और अगर हम वैसे बात करें तो ये बीच में इनके बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो R होगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस विल बी R ओनली, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो R12 इस तरफ होगा 1 से लेके 2 तक, और R21 इस तरफ होगा 2 से लेके 1 तक। तो अगर मैं यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन लिखता हूँ, experienced by Q1, तो Q1 पे कौन सी फोर्स लग रही है, F12। तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। इसको मॉडुलस में अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर का एक्सप्लेनेशन पिछली बार बताया था कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, व्हाट इट टेल्स अस द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ये हमें क्या बताता है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो हम R12 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R21 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या कंफ्यूजन है? या तुम कहो कि R12 को हम नेगेटिव ऑफ R21 लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर है सबको? यस। ठीक है। नाउ फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² मॉडुलस R यूनिट वेक्टर। तो क्या मैं R यूनिट वेक्टर इसकी बजाय ये लिख सकता हूं और इसकी बजाय ये लिख सकता हूं? सिंपल सी बात में अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं ना। तो जैसे हम यूनिट वेक्टर को चेंज करेंगे, जैसे हम यूनिट वेक्टर को चेंज करेंगे तो ये वाली जो साइड है, राइट साइड, अगर मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, F21 की हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, F12 की हो जाएगी विद नेगेटिव साइन। चलो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। This is equation number 2. So from equation number 2 we can write F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R² minus of R12। R21 की जगह मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव ऑफ R12। ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 R²
नेगेटिव ऑफ R12, तो मतलब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी आ गई, F12 की आ गई विद नेगेटिव साइन। क्लियर? Yes. तो यहां से so from here I can prove that this is the proof of this theorem. This is the proof that the two forces are equal in magnitude. The two forces are equal in magnitude. The two forces are equal in magnitude but opposite in direction. हाँ, कुछ बोल रहा था कोई, कौन बोल रहा था? अक्षरा? Differ in direction. हाँ, opposite in direction. So this is what we have to prove with the help of the vector law in Coulomb. ठीक है? तो इसका एज सच कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करने का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तुम लिख सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, दिस शोज दैट द फोर्स, कोलंबियन फोर्स, this shows that the Colombian force is in accordance to Newton's third law. बस और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस डेरिवेशन को करने का। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास आता है बुक में फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, ये जो दो ग्राफ है ना बुक में दे रखे हैं, ये ग्राफ एज इट इज याद कर लेना। वेरिएशन ऑफ द फोर्स विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेरिएशन ऑफ द फोर्स विद द डिस्टेंस। ये जो दो ग्राफ हैं, वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डिस्टेंस। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा? Force बढ़ेगा. अगर k की वैल्यू इंक्रीज होगी तो f की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. Sorry. डिक्रीज होगी। तो इसीलिए तुम देखोगे कि ये धीरे धीरे ऐसे करके डिक्रीज होता है। अगर मैं एग्जांपल देके तुम्हें रिकॉल करवाऊं तो k ऑफ एयर इज 1 एंड k ऑफ वाटर इज 80। तो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पानी के बीच में हमने वो फोर्स निकाला था, तो उसमें हमारी फोर्स की वैल्यू कम आई थी इन कंपैरिजन टू एयर। उसी तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स कम हो जाती है। तो दोनों केसेस में यही होगा। अच्छा, अगर एक ग्राफ तुम्हारे पास आ जाए ड्रॉ करने के लिए, फोर्स बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, फोर्स वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो जैसे जैसे चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, इफ Q1 Q2 will increase, force will also increase। तो ये बनता है कर्व ऐसे। एक चीज और याद रखो, लिख लो इसको, the graph of direct proportionality is always a straight line in the middle। The graph of direct proportionality is always a straight line। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे जैसे चार्ज का
वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। देखो चार्ज कम है तो फोर्स कम है, अगर चार्ज 1 है तो फोर्स इतना है। जैसे चार्ज 2 हुआ तो फोर्स भी बढ़ गया, चार्ज 3 हुआ तो फोर्स भी बढ़ गया। क्लियर हो गया? तो ये 3 ग्राफ इसमें से पढ़ लेना। अब आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर तुम्हें याद हो साउंड वेव का जो तुमने चैप्टर पढ़ा था ग्रेड 11 में, तो उसमें तुमने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चलो, सुपरपोजिशन बेसिकली वेव्स में होता है, जहां पे दो वेव्स या दो इफेक्ट तुम कह सकते हो, जहां पे दो इफेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या होता है वहां? रिजल्टेंट वैल्यू आती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक बुक पड़ी है बीच में और एक आदमी यहाँ से उसको 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी उसको यहाँ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो दो ऐसे फैक्टर हैं, फोर्स कभी दिखती नहीं है ना, फोर्स कभी नजर नहीं आती, उसका इफेक्ट नजर आता है। तो जहां दो इफेक्ट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, तो क्या ये बुक कहीं हिलेगी? नो सर। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट फोर्स इक्वल टू 0। टोटल फोर्स कितनी होगी यहाँ पे? टोटल फोर्स 0 होगी या 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होगी? वेरी गुड। टोटल के केस में हम डायरेक्शन नहीं कंसिडर करते। अदरवाइज अगर मैं इसको F1 मानूं, ध्यान से सुन लेना इस चीज को क्योंकि ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अगर ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो अगर F1 को मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ऑब्वियसली F2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो जब तुम इसका टोटल करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो नेट में हम क्या करते हैं, ये चीज भी लिख लो बेशक, in when we calculate the net value, when we calculate net value, we consider साइन कन्वेंशंस। तब हम साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम टोटल की बात करते हैं तब साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं करते। जैसे तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ दिस, तो नेट कॉस्ट मतलब तुम कंसिडर कर रहे हो कि दुकानदार तुम्हें रिबेट माइनस करके बताए कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, और नहीं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा टोटल बता दो कितना हुआ फटाफट से। तो टोटल मतलब यू आर नॉट कंसिडरिंग एनी डिस्काउंट इन दैट। ठीक है कि ठीक है, मेरा जो टोटल पे करना है वो बताओ, मैं उतना पे कर दूंगा। और इसका नेट कितना हुआ, नेट मतलब यू आर कंसिडरिंग द डिस्काउंट आल्सो, सो जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो कभी भी नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें साइन कन्वेंशन कंसिडर करनी है, टोटल कैलकुलेट करनी है तो साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं करनी है। तो सुपरपोजिशन में क्या होगा कि मान लो तुमने कोई चार्ज रखा है कहीं पे, यहाँ एक चार्ज रख दिया ठीक है, एक और पेज ले लेता हूं मैं इसके लिए। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है। अगर ये Q1 है और ये Q है, Q0 है सपोज, तो Q1 Q0 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है F01। ये एक फोर्स ले लिया हमने कि Q0 की वैल्यू बहुत छोटी है, वेयर Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यहाँ पे फोर्स लगता है Q1 से। हाँ, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करता है। लिख लो, टेस्ट चार्ज इज a very small value of the charge that only experience the value, जो सिर्फ क्या करता है, वैल्यू को या फोर्स को एक्सपीरियंस करता है।
लिख लिया सबने? टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विच ओनली एक्सपीरियंस एंड डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स। जो फोर्स अप्लाई नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ हमें पुल कर रही है। क्या हम अर्थ को पुल नहीं कर रहे? हाँ या ना पार्श्वी? कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं। Yes, sir. अरे क्यों नहीं कर रहे? हमारा भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कुछ, चाहे वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होगा। मान लो अर्थ अगर हमें 10 न्यूटन पर केजी की तरफ से एक्सपीरियंस पुल करती है, तो हो सकता है कि हम 0.0001 न्यूटन पर केजी फोर्स लगाएं, लेकिन कुछ तो लगाएंगे हम। नहीं समझ आया? कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टेस्ट बॉडी होगी, प्लीज लिसन केयरफुली, जो भी टेस्ट बॉडी होगी या टेस्ट चार्ज होगा, वो इतना कम फोर्स लगाएगा कि जो उसके एक्सपीरियंस करने की फोर्स के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विच ओनली एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड अप्लाई नेग्लिजिबल फोर्स। अब मान लो कि तुमने यहां पे एक चार्ज और रख दिया Q2, इसके बिल्कुल को, तो Q2 भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा या नहीं? तो मान लो Q2 ने फोर्स लगाई F02 और Q1 ने फोर्स लगाई F01। तो अब ये चार्ज Q0 किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? इन दोनों के कहीं सेंटर वाली फोर्स में जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। F01 is the force due to Q1. F02 is the force due to Q2। किसको ये बात समझ नहीं आई पूछो। आ गई या नहीं आई? आ गई। आ गई। दो ही आंसर आए, तीसरा? चौथा? समीक्षा आ गई? पार्श्वी? Yes, sir. यस सर। अक्षरा? Yes, sir. ओके। तो एफ आर जो होगी वो रिजल्टेंट फोर्स होगी, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मैंने तरीका बताया था। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? वेक्टर लॉ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तुम्हें याद है? क्या फॉर्मूला तुमने डिराइव किया था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। इस फॉर्मूला को लगा के करेंगे। तो हमें इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, दोनों फोर्सेस के बीच का।
ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का ये थीटा है, ठीक है। अब जरा वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुमने वो 16th क्वेश्चन बताया, तो इससे तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 43। ये ना, हाँ ये देखो, अब इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल, यहां ड्रॉ करता हूं। ये एक एबीसी ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल का मतलब उनके तीनों एंगल ये वाले बराबर होंगे 60-60 डिग्री के, और साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। तो हर साइड 10 मीटर के आसपास है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर हम इसको B माने और इसको C माने, ताकि कन्वीनियंस के लिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट D है हमारे पास। चार्जेस प्लस 100 माइनस 175 आर प्लेस्ड एट BCD। तो कितना कितना रख दिया, B पे प्लस 100, तुम डायग्राम बनाते रहो अपनी कॉपी में साथ साथ, ठीक है। और C पे माइनस 100 और D पे रखा प्लस 75, यहां पे रख दिया प्लस 75। अब उसने पूछा कि फाइंड द फोर्स ऑन प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट A। तो यहां पे अगर हम बात करें, A पे जो चार्ज रखा वो प्लस 1 माइक्रोकूलम का रखा, और ये 100 माइक्रोकूलम है, ये 75 माइक्रोकूलम है, और ये 100 माइक्रोकूलम है। तो अब ये बताओ कि इस पे कितनी फोर्स लगेगी, A वाले पे, ठीक है। अब देखो, ये जो B पे चार्ज रखा है, इतना हो गया सबका, आगे चलो। ये नहीं समझ में आया? आया समझ या नहीं? नो सर। चलो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ डायग्राम। ट्राइंगल बनाया तुम लोग सबने? यस सर। ठीक है। ये ए पॉइंट है जहां पे कितना चार्ज रखा है, 1 माइक्रोकूलम। ये बी पॉइंट है जहां पे कितना चार्ज रखा है, 100। 100 माइक्रोकूलम। ये डी पॉइंट है जहां पे कितना चार्ज रखा है, 75 प्लस है या माइनस? प्लस प्लस। ये सी पॉइंट है जहां पे कितना चार्ज रखा है, -100। माइनस 100 माइक्रोकूलम। अब उसने बोला कि जो ये ए पॉइंट पे चार्ज रखा है, ये बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बी की वजह से कितनी, किस तरफ इसको फोर्स लगेगी, बी की वजह से, बी की वजह से इसको इस तरफ फोर्स लगेगी ना। तो ये एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो सी वाला पार्ट, सी नेगेटिव है, तो सी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। तो अगर सी अट्रैक्ट करेगा तो सी वाली फोर्स जो होगी वो इनवर्ड हो जाएगी इस तरफ। तो एफ ए सी। अब डी, डी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो डी की वजह से इसको फोर्स लगेगी इस तरफ, एफ ए डी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, क्योंकि सारे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ये एंगल भी 60 है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, अब जो मैं किससे ड्रॉ करूं, रेड से ड्रॉ करता हूं, इस एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स,
ये एक्सटर्नल है ना, तो 120 होगा। तो अब हमारे पास टोटल फोर्सेस कितनी है, 3 फोर्सेस है। तो पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। किन्हीं दो का रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, कौन बताएगा? ध्यान से सुनो, ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ये फोर्स रिपल्सिव है। तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। इस तरफ होगा कहीं। Yes. तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो ये रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, F1R फर्स्ट रिजल्टेंट। और अगर F1R की वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करनी है, तो तुम्हें वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर Yes. प्लस 2 FAC कॉस ऑफ थीटा। अब तुम वैल्यूज निकाल लोगे AB और AC वगैरह की। देखो ये भी 100 है, ये 1 है, ये 100 है, ये 1 है। तो चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, 1 मीटर। Yes, लेंथ sir. 10 मीटर। लेंथ है 10 मीटर, ये लेंथ है 10 मीटर। तो क्या दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर नहीं होगी या डिफरेंट होगी? क्या FAB FAC के बराबर नहीं होगी? हाँ या ना, या नहीं समझ आया? Yes, sir. तीनों लोगों को समझ आया? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, या तो तुम इसको FAB कर दो या इसको लिख दो F1। तो देखो क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 तो ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? ये एक आसान तरीका है इसको जल्दी सॉल्व करने का, मतलब मिनिमाइज करने का अपने एफर्ट को। तो ये हो गया F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो F1 स्क्वायर को कॉमन ले लो बाहर, वैल्यू निकाल लो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है कितनी, फिर मुझे वैल्यू बताना। और इसको नोट कर लो स्टेप को। F1 बाहर आ जाएगा स्क्वायर का, तो अंदर रूट में क्या बचा, 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 120. 120। तो यहाँ 120 रखो थीटा को। कॉस 120 की वैल्यू लिखो। इसके बाद मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहाँ की तरफ। तो F1R इज इक्वल टू F1 अंडर रूट 2 प्लस 2। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, 90 -0.5. माइनस 0.5. माइनस 0.5 मतलब 1/2 माइनस का, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 माइनस 1 कितना रह गया, 1। तो ये F1 के बराबर है। हो गया वैल्यू, F1R की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ रही है? नहीं समझ आया तो बताओ, मैं फिर से समझाता हूं। और जहां से नहीं समझ आया वहां से एक बार फिर से पूछ लो। Is it clear to all of us?
Yes, sir. ओके Yes, अब sir. गुड, अब हमारे पास ये दो फोर्सेस रह गई, देखो ये और ये। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। अभी तक तो हमने इन दो का रिजल्टेंट निकाला था, अब हमें इन दो का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये जो दो हैं ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरफ, और ये एफ आर होगा, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू क्या आएगी, क्या लिखोगे रिजल्टेंट वैल्यू, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर प्लस 2f1 एफ ए डी cos of theta. What is the theta between two forces? What is the value of theta? 90. 90. और अगर थीटा 90 है तो cos थीटा कितना होता है? 0. cos 90 0 हो जाएगा। अगर cos 90 0 हो गया तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फिर रिजल्टेंट के लिए कौन सी वैल्यू बची? 0. नहीं नहीं, ये वैल्यू 0 हुई सिर्फ, जो मैंने अंडरलाइन की है, बाकी एज इट इज है। तो अब तुम्हें f1 की वैल्यू रखनी है और FAD की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व कर देना है। f1 की वैल्यू कितनी आई थी? मतलब f1 कहने, हाँ f1 कहने का मतलब FAB की और FAC की वैल्यू कितनी आई थी? 1. 1 आ रही थी। Yes, sir. को कैलकुलेट करके देखते हैं। FAB तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Q1 Q2, ये 100 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये थोड़ा कूल पिता है। ऐसा नहीं आई है। हाँ जी, लेट अस बिगिन। 9 इंटू 10⁹, 100 इंटू 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो 10⁻12 एंड 9 कितना रह गया, -3।
ये वैल्यू आएगी। और यही वैल्यू एफ ए सी की भी होगी। बताओ करेक्ट है या नहीं? यस सर। तो ये F1 की वैल्यू आई। हाँ बोलो। 10 to the power माइनस सर कैसे आया? ये माइक्रो नहीं है यहाँ पे, माइक्रो। तो माइक्रो दोनों में है ना, माइक्रो माइक्रो मिलके क्या हो गए? पिको। ये जो सिंबल है ये माइक्रो का है और इसकी वैल्यू होती है -6। ठीक है, तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। FAD की वैल्यू कितनी आएगी? FAD FAD आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, जो A पे चार्ज है वो, और जो D पे चार्ज है, D पे है 75 इंटू 10⁻6। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, अब ये बड़ा सवाल है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 मीटर। अरे 10 कैसे होगा, ये 90 है ना। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। B से लेके C तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आधा कितना होगा? 5। 5। तो this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. यस सर। DA is perpendicular, BD is base, and AB is hypotenuse. So perpendicular is hypotenuse square minus base square. तो 100 minus 25 कितना हो गया? 75। तो 5√3 आ गया। 25 से 75 होते हैं ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये तुम्हारी FAD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से तुम्हें हर क्वेश्चन में फोर्सेस देखनी है, टोटल कितनी है, कौन सी दो से पहले सॉल्व करूं, कौन सी दो को बाद में सॉल्व करूं, कितना एंगल है, क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है। अगर कहो तो मैं एक एक क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत लग जाएगा। तुम खुद से करोगे और सिर्फ डाउट्स पूछोगे तो तुम जल्दी आगे बढ़ोगे। सर टू द रूट 3 कैसे आया ये? जैसे देखो हमारे पास, रुको मैं बताता हूँ, यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल ऐसे है ना, यस सर। ये A है और ये D है और ये B है, तो हम ऐसे देख रहे हैं इस ट्राइंगल को। तो ये 5 है और ये 100 है, और ये हमें कैलकुलेट करना है x AD। तो AD इज इक्वल टू √100 माइनस 25, हाइपोटेन्यूज माइनस, सॉरी ये 10 है, 100 नहीं है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, ये ऐसे ठीक है? यस सर। ठीक है, 75 आया, तो 75 को तुम लिख सकते हो 25 इंटू 3, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको अगर तुम आगे लिखोगे तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 9 इंटू 75, और इनको सॉल्व कर दो, -6 - 6 12, और 9 - 3, तो 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 3। तो ये 25 3 3
3, तो यहाँ पे आ गए 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ भी फोर्स वही आ गई, सेम ही आ गई ना। देखो ये हुआ कैसे, तुम्हें लगेगा कि ये फोर्स सेम कैसे आ सकती है। यहां जब डिस्टेंस ज्यादा था तो चार्ज भी ज्यादा था, 100 के लिए 10 मीटर डिस्टेंस था, लेकिन जैसे चार्ज की वैल्यू कम हुई 75, तो डिस्टेंस भी कम हो गया, 5√3 आ गया। Got it? That's why the value has come to be the same. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये फिर से F1 के बराबर आ गया। ये दोनों वैल्यू सेम होगी ना, स्क्वायर स्क्वायर करके। वैल्यू रख के देखो जरा रिजल्टेंट कितनी वैल्यू आ रही है रिजल्टेंट की, आंसर बताओ मुझे। What is net F? FR is equal to F1 square plus FAD square. Since F1 is equal to FAD, तो हम लिख सकते हैं F1 square plus F1 square, तो 2F1 square, तो F1√2 आ गया। F1√2, तो F1 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻³ इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732. Oh, that is √3. √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1. √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414. √3 की वैल्यू कितनी होती है? 732. देखो 1.4 से तुम 1.7 तक पहुंचे, तो √4 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो उसी तरह से √5 की वैल्यू 2.1 या 2.2 कुछ हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से, विद इन 5 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5. Is it so difficult? No, sir. अरे तो फिर जल्दी करो ना। 9 4 से 36, 9 1 से 9 and 3 12। 12726 into 10⁻⁵ हाँ, तो 12.726 into 10⁻³ और एक डेसिमल इस तरफ ले जाओ, तो 1.2726 into 10⁻²। तो इसको तुम लिख सकते हो 1.27 into 10⁻² न्यूटन। ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गई फोर्स की। आई होप यही आंसर होगा। हाँ यही है 9√2 into 10⁻। अब उसका एंगल कितना होगा बीसी के कंपैरिजन में? तो अगर तुम एंगल की बात करते हो तो यहां से एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल है, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा? इन दोनों का, जहां से जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये ब्लू से बोल्ड में करता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा? 60. देखो ध्यान से देखो, इस लाइन थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, इस लाइन ये है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, और ये है एक फोर्स, इनके बीच का एंगल कितना था? 90 था। तो अगर कोई फोर्स इनके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल से पास कर रही है तो उसका एंगल कितना होगा? 20. है 120. 120 रेड वाला है, 45.
45। नहीं समझ आया तो बताओ फिर से सर आ गया। सबको। पार्श्वी, सब पार्श्व कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ओहो क्या हुआ उसको? I don't know. चलो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Got it? So that's why, see, he is asking in with respect to BC. तो BC के पैरेलल ये लाइन है ना, तो ये corresponding एंगल हो गया। जो BC के साथ एंगल बनेगा वही एंगल F12 के साथ F1R के साथ बनेगा। ठीक है, तो अगर लिखा BC है तो उसको कंटेक्स्ट में समझना कि वो क्यों BC लिखा है और कितना एंगल है। तो एंगल 45 हो गया वहां पे।